अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। पाक स्टडी 1000 एमसीक्यू सीरीज लेक्चर नंबर 6 है। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 तक पहले सारी वीडियोस विद एसोसिएशन हो चुकी हैं। आप प्लेलिस्ट में विजिट करके उन चीज़ों को अपना देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आज का। हु इज़ द हाईएस्ट गोल स्कोरिंग प्लेयर इन हॉकी मैचेस। तो हमने ये देखना है कि हु इज़ द हाईएस्ट, मतलब सबसे ज़्यादा किसने हॉकी के मैच में स्कोर किए हैं हाईएस्ट। अगर हम पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में देखें, वो हम दोनों चीज़ें देखेंगे, पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में भी देखेंगे, ओवरऑल इंटरनेशनल कंटेक्स्ट में भी देखेंगे। तो इनमें तनवीर डार, मुनीर डार और समीउल्लाह इनमें कोई भी नहीं है। बल्कि जो पाकिस्तान के अगर कंटेक्स्ट में देखें तो जिसने सबसे ज़्यादा स्कोर किया है वो सुहेल अब्बास हैं। ठीक है, सुहेल अब्बास। इन्होंने कितने गोल स्कोर किए हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो इन्होंने 348, 348 इनके गोल स्कोर हैं। इनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। और ये मॉडर्न फील्ड हॉकी से इनका ताल्लुक है। मॉडर्न फील्ड हॉकी यानी जो मॉडर्न फील्ड हॉकी से मुराद ये है कि इनका जो एरा स्टार्ट होता है, जिस टाइम इन्होंने ये गोल किए हैं, वो 1998 से 2012, मतलब इस दौरान ये खेले हैं और इस दौरान इन्होंने 348 गोल किए हैं। और अगर हम ये देखें कि इंटरनेशनल फील्ड हॉकी में जिसने सबसे ज़्यादा गोल किया है, तो इंटरनेशनल फील्ड हॉकी हम देख सकते हैं। इंटरनेशनल फील्ड हॉकी वो इंडियन है उसमें, इंटरनेशनल फील्ड हॉकी में। और उन्होंने सबसे ज़्यादा गोल किया है। तो उनका नाम क्या है वो आपको पता होना चाहिए। तो वो ध्यानचंद उनका नाम है और उनका तल्लुक जो है वो इंडिया से है। ठीक है, ध्यानचंद उनका नाम है और उनके गोल कितने हैं? 570। और ये कहाँ से हैं, किस टीम से ताल्लुक है? इंडिया की टीम से इनका ताल्लुक है। तो जो दूसरे नंबर पे फिर सुहेल अब्बास हुए इंटरनेशनल लेवल पे, अगर हम देखें तो सेकंड नंबर पे सुहेल अब्बास है और फर्स्ट नंबर पे ध्यानचंद इंडिया के हैं और उनके 570 गोल हैं। और जो सुहेल अब्बास के अगर हम गोल को देखें तो ये कितने हैं? ये 348 है। ठीक है, तो ये आपको इनके दोनों के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, सरदार अब्दुल रब निश्तर वाज द गवर्नर ऑफ। तो ये ऑलरेडी भी हम कर चुके हैं। आप देख भी सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। बाकी से ये गवर्नर थे पंजाब के। ये और दूसरे ये पाकिस्तान के फर्स्ट कम्युनिकेशन मिनिस्टर भी रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तान के ये फर्स्ट कम्युनिकेशन मिनिस्टर भी थे। और इसके अलावा ये गवर्नर रहे हैं पंजाब के। ये फर्स्ट कम्युनिकेशन मिनिस्टर अगर आपसे पूछे तो वो भी यही है। और गवर्नर ऑफ पंजाब थे। और ओवरऑल अगर देखें तो ये सेकंड गवर्नर ऑफ पंजाब थे। ठीक है, सेकंड गवर्नर थे पंजाब के। पहले तो सर फ्रांसिस बूडे थे और ये सेकंड थे। और इनका जो टेन्योर अगर हम देखें तो ये 1949 से 1951 तक ये गवर्नर रहे हैं पंजाब के। ठीक है, और इसके अलावा जो इनके पास पोर्टफोलियो था वो फर्स्ट कम्युनिकेशन मिनिस्टर का था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बाई कैमरलिज्म इन पाकिस्तान वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो जो बाई कैमरलिज्म है यानी अपर हाउस और लोअर हाउस, ये जिसको अपर हाउस को क्या कहते हैं? सेनेट। और लोअर हाउस को क्या कहते हैं? नेशनल असेंबली। ठीक है, सेनेट अपर हाउस है और लोअर हाउस क्या है? नेशनल असेंबली है। ठीक है, तो वो यानी दोनों हाउसेज मिल के वो क्या बना देते हैं? बाई कैमरलिज्म। तो वो पाकिस्तान की किस कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस हुई? 1973 में। ठीक है, बाकी 1962 का अगर कॉन्स्टिट्यूशन हम देखें तो यहाँ प्रेसिडेंशियल सिस्टम था पाकिस्तान के पास। यहाँ कौन सा सिस्टम था? प्रेसिडेंशियल सिस्टम था। और 19 जो 62 का कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब मतलब पब्लिक हुआ, कब इन्फोर्स्ड हुआ? तो वो 8 जून 62 में। इसी तरह 1956 में एक ही थी, यूनिकैमरल थी लेजिस्लेचर। और ये कॉन्स्टिट्यूशन जब हुआ इन्फोर्स, ये 23 मार्च 1956 है इसका एग्जैक्ट जो इन्फोर्समेंट डेट है। बाकी 1973 ये 14 अगस्त 1973 है। और अगर इसको हम देखें तो ये बाई कैमरलिज्म थी इसमें। ठीक है, और आपको इसके अलावा सीट्स पता होना चाहिए कि सेनेट्स में सीट्स कितनी है। तो 96 सीट्स है सेनेट्स में जो करंटली है। और नेशनल असेंबली की जो करंटली सीट्स हो गई है डिक्रीज होकर फाटा मर्जर के बाद, ये 2024 के इलेक्शंस के बाद वो 336 सीट्स है नेशनल असेंबली की ओवरऑल, अगर हम देखें ऑल ओवर पाकिस्तान। ठीक है, तमाम प्रोविंसेस की ऐड करके।
तो बाकी अगर आप देखें 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल कितने हैं, तो वो है 280। 1956 में 234 है, और 1962 में 250 आर्टिकल्स हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ब्रैड ला फॉल। तो ब्रैडला हॉल जो है वो कहाँ है, तो वो लाहौर में है। ठीक है, ब्रैडला हॉल कहाँ है? लाहौर में। तो ये ब्रैडला हॉल किसकी मेमोरी में बनाया गया? तो ये ब्रिटिश पार्लियामेंट मेंबर थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर थे ब्रैड। उनका नाम था ब्रैडला, ठीक है, चार्ल्स ब्रैडला। तो उनकी मतलब ये मेमोरी में बनाया गया। तो ये कौन थे? ये ब्रिटिश पार्लियामेंट मेंबर थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट मेंबर थे एक, और उनकी मेमोरी में ये हाल बनाया गया। और ये कहाँ बनाया गया? तो ये बनाया गया लाहौर में। और इसकी इम्पोर्टेंस ये, अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि इधर जो कांग्रेस की मीटिंग होती थी इंडिपेंडेंस मूवमेंट की, वो इस हाल में काफ़ी ज़्यादा मीटिंग हुई है। ठीक है, कांग्रेस की जो मीटिंग्स हुई है इंडिपेंडेंस मूवमेंट की, वो इस हाल में होती थी। तो ये इसकी हिस्टोरिकल, अगर हम इसको देखें तो ये इसकी इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो ये इसके हवाले से आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए ब्रांड ला के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि फर्स्ट इंटरनेशनल फीमेल स्विमर ऑफ पाकिस्तान इज। तो जो फर्स्ट इंटरनेशनल फीमेल स्विमर ऑफ पाकिस्तान है वो कौन है? तो वो किरण नाज है। ठीक है, और इनका ताल्लुक अगर हम देखें तो ये लाहौर से इनका ताल्लुक है। ठीक है, ये इनके बारे में आपको इतना पता होना चाहिए। इनका ताल्लुक लाहौर से है, और वो फर्स्ट इंटरनेशनल जो पाकिस्तान की स्विमर उनको टाइटल मिला है वो कौन है? वो किरण खान है। ठीक है, या किरण नाज इनका पूरा नाम है, किरण नाज खान। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स बताने हमने इसमें, तो 280 आर्टिकल्स हैं टोटल। जो इसमें आर्टिकल्स हैं वो 280 आर्टिकल्स हैं। अगर हम देखें 8 to 20 जो आर्टिकल्स हैं, ये जो यानी 28 तक, ये 20 आर्टिकल टोटल है। ये फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस करते हैं इधर। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को के बारे में यहाँ बताया जाता है इस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। और अगर 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो इसमें जो थी वो बाई कैमरलिज्म थी। ठीक है, 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में बाई कैमरलिज्म थी। 280 आर्टिकल थे। इन्फोर्स हुआ 14 अगस्त 1973 को। ये उस वक्त जो एरा था वो किन का था? वो जुल्फकार अली भुट्टो साहब का था एरा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इलामा इकबाल अटेंडेड हाउ मैनी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। तो इलामा इकबाल साहब ने कितनी राउंड टेबल इन कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की? तो उन्होंने 2 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की। कौन कौन सी की? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई कब कब है? ये 1930 से 1932 के दरमियान ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई है। कहाँ हुई थी? लंदन में हुई है। ठीक है, लंदन क्या है? मतलब इंग्लैंड का कैपिटल है। बाकी अगर हम देखें तो इन्होंने दो जो अटेंड की, वो एक सेकंड अटेंड की और दूसरी थर्ड अटेंड की। फर्स्ट में ये बाकी पॉलिटिकल मामलात में इंगेज थे, जिसकी वजह से फर्स्ट इन्होंने अटेंड नहीं की। सेकंड और थर्ड जो है वो इन्होंने अटेंड की। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। जो टोटल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आपको से पूछा जा सकता है, तो टोटल जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस है वो 3 है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हेन डिड कायद आजम ज्वाइन द मुस्लिम लीग। तो कायद आजम साहब ने कब मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया? तो ये 13 अक्टूबर 1930 को 13 को इन्होंने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया। बाकी अगर हम देखें तो कांग्रेस को इन्होंने कब ज्वाइन किया? तो 1906 में कायद आजम साहब ने कांग्रेस को ज्वाइन किया। और 1913 में मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया। मुस्लिम लीग कब कायम हुई? 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग कायम हुई। कहाँ कायम हुई? ढाका में। ठीक है, ढाका में कायम हुई। इसके फर्स्ट जो प्रेसिडेंट थे वो सर आगा खान 3 थे। ठीक है, जो परमानेंट प्रेसिडेंट का जिनको मतलब टाइटल मिला या औहदा मिला। इसके अलावा अगर हम ये देखें कि ये इन्होंने कांग्रेस को लेफ्ट कब किया? कांग्रेस को इन्होंने लेफ्ट किया 1920 में। ठीक है, कांग्रेस लेफ्ट कब की? 1920 में इन्होंने कांग्रेस को लेफ्ट किया। यानी 1913 से 1920 तक ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग के कॉमन मेंबर रहे। ठीक है, 1913 से 1920 तक ये दोनों के कॉमन मेंबर रहे। मुस्लिम लीग से मुराद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग प्लस कांग्रेस। तो इनके ये कॉमन मेंबर इस 60 सालों के दरमियान ये कॉमन मेंबर रहे 1913 से 1920। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं
नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाकसार मूवमेंट वाज फाउंडेड इन 1931 बाय। तो ये जो खाकसार मूवमेंट है ये 1931 में बनी। और ये बनाने वाले कौन थे हमने ये बताना है। तो ये अलामा इनायतुल्लाह मशरकी, ठीक है, अलामा इनायतुल्लाह मशरकी साहब थे खाकसार मूवमेंट को। इसका एम क्या था? अगर हम खाकसार मूवमेंट का एम देखें तो वो आपको पता होना चाहिए, या इसको ऑब्जेक्टिव आप कह सकते हैं। तो ये बेसिकली इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो इंडिया को फ्री करना था ब्रिटिश एम्पायर से। ठीक है, फ्री इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश एम्पायर, ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, इस मूवमेंट का ब्रिटिश एम्पायर। और दूसरा ये इंडिया की यूनिटी के हामी थे। ठीक है, ये ऐसे नहीं थे कि पाकिस्तान और इंडिया दो मतलब पार्ट हो जाए, ये बल्कि सब कॉन्टिनेंट में ओनली इंडिया की यूनिटी के कायल थे। तो यानी मूवमेंट ने पार्टीशन ऑफ इंडिया को अपोज किया। ठीक है, पार्टीशन ऑफ इंडिया को अपोज, एक तो इनका ये एम था पार्टीशन ऑफ इंडिया अपोज, और दूसरा ब्रिटिश से यानी अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल करना। ये दो इनके ऑब्जेक्टिव थे या एम थे जो मेन इंपॉर्टेंट इनके हैं। ठीक है, तो बाकी ये खाकसार मूवमेंट आपने याद रख लिया कब, 1931 में। वो ये भी पूछ सकता है खाकसार मूवमेंट इलामा इनायतुल्लाह मशरकी फाउंडेड द खाकसार मूवमेंट। फिर आगे वो आपसे पूछ सकता है कि 1931, 32, 33। तो आपको इस हवाले से ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि नेम ऑफ NWFP कंटेस्टेड द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन विच ईयर। तो ये जो NWFP का नेम है, मतलब ये चेंज हुआ KPK में, तो ये किस अमेंडमेंट के तहत चेंज हुआ? और ये 18th अमेंडमेंट। और अगर हम इस 18 अमेंडमेंट को देखें तो ये कब हुई, इसके हवाले से आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो 18 अमेंडमेंट 2010 में हुई। ठीक है, तो 18th अमेंडमेंट 8 अप्रैल 2010, 8 अप्रैल 2010 में हुई। और ये पास जो हुई नेशनल असेंबली से, नेशनल असेंबली से अगर हम देखें तो ये पास हुई 8 अप्रैल 2010 से। और सेनेट से कब पास हुई? आपको ये पता होना चाहिए 18th अमेंडमेंट का सेनेट से कब पास हुई। तो ये 15 अप्रैल 2010 10 है। ठीक है, 15 अप्रैल 2010। और प्रेसिडेंट की इसको मतलब एक्सेप्टेंस कब मिली या पास्ट बाय प्रेसिडेंट कब हुई? तो प्रेसिडेंट से भी पता होना चाहिए। वो कोई भी एक चीज़ पूछ सकता है, नेशनल असेंबली का पूछ सकता है, सेनेट का पूछ सकता है, या प्रेसिडेंट का पूछ सकता है। तो प्रेसिडेंट से ये 19 अप्रैल 2010 को इसको असेंट मिली। ठीक है, प्रेसिडेंट की जो असेंट मिली वो 19 अप्रैल 2010 को। और इसमें ये क्या हुआ, ये KPK जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस का नेम चेंज करके KPK रखा गया, खैबर पख्तूनख्वा। ठीक है, बाकी और मामलात भी इसमें काफ़ी हुए हैं। मतलब प्रोविंशियल अटॉनमी का जिक्र किया गया इस अमेंडमेंट में, प्रोविंसेस के इख्तियारात को मामलात ज़्यादा प्रोविंसेस को दिए गए। और बाकी ये NWFP का नेम चेंज किया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि फातिमा जिन्ना कंटेस्टेड द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन विच ईयर। तो उन्होंने कब कंटेस्ट किया ये इलेक्शन? तो ये 1965 में इनका इलेक्शन हुआ। और ये अयूब खान एक साइड पे थे और दूसरी साइड पे मोहतरमा फातिमा जिन्ना साहिबा थी। तो ये जो इनकी पैदाइश की जगह अगर हम देखें तो ये गुजरात इंडिया में पैदा हुई। इनकी आपको डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ दोनों पता होनी चाहिए, क्योंकि प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी है इसकी वजह से। 31 जुलाई 1893, ठीक है, 31 जुलाई 1893 को ये पैदा हुई। और 9th ऑफ जुलाई 1967 को इनकी डेथ हुई, मोहतरमा फातिमा साहिबा की। अगर इनका हम प्रोफेशन का वो पूछ सकता है आपसे कि इनका प्रोफेशन क्या था। तो अगर हम इनके प्रोफेशन की बात करें तो वो इनका प्रोफेशन डेंटिस्ट था। ठीक है, ये बाय प्रोफेशन डेंटिस्ट थी। और ये मतलब सब कॉन्टिनेंट की फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने बाहर से ये डेंटिस्ट की डिग्री मुकम्मल की। और ये फर्स्ट वुमेन के तौर पे इन्हें कह सकते हैं हम। ठीक है, तो ये आपसे दो तीन चीज़ें पूछी जा सकती हैं। बाकी जो इनके डेथ डेट है वो 1967 है। और इलेक्शन जो है वो 1965 में हुआ।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हु प्रेजेंटेड द चुनाव फार्मूला टू रिजॉल्व द कश्मीर इशू। तो ये अब्दुल कयूम खान साहब ने जो चुनाव फार्मूला प्रेजेंट किया, ठीक है। और ये पहली दफ़ा मतलब चुनाव फार्मूला अगर हम देखें तो ये फर्स्ट टाइम कब हुआ, तो ये पहली दफ़ा इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान 1962 1963 में जेर गौर गौर लाया गया, ठीक है। 1962 1963 में ये फर्स्ट टाइम जेर गौर लाया गया, लेकिन कोई खातर खा इसके नतज ना निकले, ठीक है। जेर गौर ज़रूर लाया गया लेकिन प्रॉपर आपको नतज कोई नहीं मिल सके। तो इस वजह से अभी भी कश्मीर का इशू आपके सामने और आप चल रहा है, ठीक है। तो लेकिन ये किसने प्रेजेंट किया, तो ये अब्दुल कयूम खान नियाजी साहब ने प्रेजेंट किया इसको। नेक्स्ट अगर हम देखें कि हु वाज द फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ सिंध, तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस हवाले से। तो ये बेगम राना लियाकत अली खान जो थी, ये फर्स्ट फीमेल गवर्नर थी, और इनका ताल्लुक मतलब सिंध से था। और ये ओवरऑल अगर हम देखें तो ये पाकिस्तान की फर्स्ट फीमेल गवर्नर थी, ठीक है। और सूबा सिंध में इनको मतलब अपॉइंटमेंट मिली थी। और बाकी ये अगर इसके हवाले से देखें तो ये ओवरऑल 10th थी, ठीक है। 10th गवर्नर थी सिंध असेंबली की अगर हम देखें तो ये 10th गवर्नर थी। लेकिन अगर पाकिस्तान के कंटेक्स में देखें तो ये फर्स्ट गवर्नर थी फीमेल। और फीमेल के कंटेक्स में आप देखें, और ये भुट्टो के एरा में थी यानी 1973, और इसके बाद 1977 तक ये इनका एरा बनता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए इनके हवाले से। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हैवी वाटर यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर इज कॉल्ड। तो जो हैवी वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज होता है उसको क्या कहते हैं, तो वो ड्यूटीरियम ऑक्साइड होता है। ड्यूटीरियम ऑक्साइड का आपसे फार्मूला पूछा जा सकता है, तो वो D2O है। बाकी नाइट्रिक ऑक्साइड N2O है, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड का। और ये आपको दोनों पता होना चाहिए। और हैवी वाटर जो है वो D2O है। और ये किस में यूज़ होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स भी कहते हैं हैवी वाटर्स को। तो ये आपको चीज़ें दोनों पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ज्वाइंट सेशन ऑफ कांग्रेस एंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ऑफ 1916 हेल्ड इन विच सिटी। जो ज्वाइंट सेशन हुआ था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और कांग्रेस का, वो किस सिटी में हुआ, वो लखनऊ में हुआ। ये फर्स्ट टाइम मतलब हिस्ट्री में था, सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में था कि ज्वाइंट सेशन हो रहा था दोनों पार्टीज का, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का और कांग्रेस का, ठीक है। और इसी सेशन में एक साइड पे मतलब कायद आजम साहब थे, ठीक है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की साइड से हम देखें तो कायद आजम साहब थे इस साइड पे। और इस सेशन के बाद ही कायद आजम साहब को मतलब दोनों खिताब भी मिला सर जोनी नायडू की तरफ से, ठीक है। सर जोनी नायडू की तरफ से उन्हें ये मिला कि वो दोनों पार्टीज के लिए काम कर रहे थे। तो कायद आजम साहब इन्होंने फिर कहा कि ये दोनों के लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हु रोट वंदे मातरम। तो ये किसने लिखा, तो ये चंद्रा चटर्जी ने वंदे मातरम लिखा, ठीक है। और इसके हवाले से अगर ये देखें तो ये कब लिखा गया, तो ये 1870s के, ठीक है। 70s यानी 1870 इसका मतलब नहीं है, 1870s का मतलब होता है कि उस एरा में लिखा गया, ठीक है, उस पीरियड में लिखा गया, 1870s के पीरियड में ये लिखा गया। और बाकी जो इसकी फर्स्ट 2 वर्सेस हैं इस पोएम की, वो इंडिया के जो है नेशनल सॉन्ग उसमें 1937 में कांग्रेस ने शामिल किया, ठीक है। फर्स्ट जो 2 लाइंस हैं, 2 वर्सेस कह लें, वो इंडिया के नेशनल एंथम में शामिल है, ठीक है। तो वंदे मातरम वैसे ये बंगाली जो थे वो बंगाली लैंग्वेज में लिखा गया। उसके हवाले से बाकी ये रविंद्र नाथ टैगोर कौन थे, तो ये फर्स्ट थे नोबेल प्राइज एशिया से जो थे, फर्स्ट एशियन थे जिनको नोबेल प्राइज मिला, ठीक है। रविंद्र नाथ टैगोर, ये नोबेल प्राइज मिला इनको कब मिला, 1913 में। और ये फर्स्ट एशियन थे, ठीक है, फर्स्ट एशियन कौन थे, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर थे। और इनका ताल्लुक कहाँ से था, इनका अगर हम ताल्लुक देखें तो ये इंडिया से थे।
और ओवरऑल अगर हम देखें तो फर्स्ट एशियन अगर आपसे पूछा जाए तो फिर भी आपने यही बताना है। तो इनको नोबेल प्राइज किस फील्ड में मिला ये आपको पता होना चाहिए। तो जो फील्ड इनको थी, जो इनकी फील्ड थी वो लिटरेचर थी। ठीक है, किस फील्ड में मिला, ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो लिटरेचर की फील्ड में इनको नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 1913 में मिला। और वंदे मातरम की जो फर्स्ट टू वर्सेस हैं, लाइंस हैं, उसको इंडियन नेशनल एंथम में शामिल किया गया। एक्सेप्टेंस इसकी 1937 में होगी, बाकी 1950 में बाकायदा तौर पे शामिल कर लिया गया। नेक्स्ट अगर हम देखें कि हु वाज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इन द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ पाकिस्तान, तो जो फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर थे वो कौन थे? मलक गुलाम मोहम्मद। बाजू का ये क्वेश्चन आ जाता है और पीछे रिपीट भी हो चुका है कि कौन थे जो फर्स्ट कैबिनेट में शामिल नहीं थे। तो जो शामिल नहीं थे वो हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब, ये शामिल नहीं थे, पाकिस्तान की फर्स्ट कैबिनेट में ये शामिल नहीं थे। ठीक है, इनमें से। और सरदार अब्दुल रब निश्तर के पास जो महकमा था वो कम्युनिकेशन वगैरह का, ये महकमा इनके पास था। बाकी अगर ला का ला के हवाले से जो मामलात थे वो कौन डील करते थे? ये माइनॉरिटी की सीट पे जोगिंदर नाथ मंडल थे, ये लॉ और जस्टिस के हवाले से ये डील कर रहे थे। ठीक है, ये हम ऑलरेडी इसकी पूरी कैबिनेट की, फर्स्ट कैबिनेट की डिटेल डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियो में। आप जाएं प्लेलिस्ट पे और वहाँ इसकी पूरी कैबिनेट को देख लें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इन्फोर्स्ड ऑन, तो कब ये इन्फोर्स्ड हुआ? तो ये 8 ऑफ जून 1962 को सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इन्फोर्स हुआ। उस वक्त अगर हम दौरे हुकूमत देखें तो किन का था? अयूब खान के दौरे हुकूमत में ये इन्फोर्स हुआ। ठीक है, और बाकी अगर हम ये देखें तो ये इसमें जो सिस्टम था सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन में वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम। ठीक है, सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में जो सिस्टम मुतारफ करवाया गया वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम था। ठीक है, और पाकिस्तान में तीन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब अब चल रहे हैं। एक और ओवरऑल देखें तो चार कॉन्स्टिट्यूशन थे हमारे पास। ठीक है, और एक इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन था, वो 1972 वाला इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन था ईस्ट पाकिस्तान की सेपरेशन के बाद। तो लेकिन जो प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन है वो तीन ही है, 1956, 1962 और 1973। और अभी जो करंटली जिस पे कंट्री के सारे मामला चल रहे हैं वो 1973 है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अहमद मुजतबा एंड अप एंड कमिंग स्पोर्ट्स स्टार्स फ्रॉम क्वेटा रिसेंटली वन अ प्रेस्टिजियस चैंपियनशिप इन फीदर वेट क्लास। ठीक है, इन विच गेम डिड ही विन? तो ये मिक्स मार्शल आर्ट्स में इन्होंने विन किया। ठीक है, अहमद मुजतबा साहब ने। बाकी बेस्ट मार्शल आर्ट्स पाकिस्तान के हवाले से अगर हम देखें तो ये पाकिस्तान की अगर हम मिक्स मार्शल आर्ट्स देखें तो ये कब बनी? तो पाकिस्तान के हवाले से ये फाउंड हुई पाकिस्तान में ये 2007 में। ठीक है, 2007 दिसंबर 2007 में ये पाकिस्तान में बनी मिक्स मार्शल आर्ट। और इसके अगर हम फाउंडर देखेंगे कौन थे फाउंडर, तो वो फाउंडर थे बशीर अहमद। ठीक है, इसके फाउंडर कौन थे? बशीर अहमद इसके फाउंडर थे। बाकी इसका हेडक्वार्टर देख ले मिक्स मार्शल आर्ट्स का, तो वो लाहौर में है। हेडक्वार्टर कहाँ है? लाहौर में। तो ये चीज़ें आपको इनके हवाले से पता होना चाहिए मिक्स मार्शल आर्ट्स के हवाले से। अभी तो उन्होंने पूछ लिया कि ये विनर है, लेकिन वो पूछ सकते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये बनी कब है, और इसके फाउंडर कौन है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा है कि द ओनली वाइस प्रेसिडेंट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, तो सिर्फ एक ही वाइस प्रेसिडेंट थे इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, वो कौन थे? वो नूरुल अमीन थे। उसके बाद 1973 का जब कॉन्स्टिट्यूशन आया तो ये ओहदा ही क्या हो गया, खत्म कर दिया गया, बाकी प्रेसिडेंट सिस्टम आ गया। ठीक है, तो ये नूर अलमीन थे ओनली। ये कब से कब तक रहे? ये 20 दिसंबर 1971 से 14 अगस्त 1973 तक। ठीक है, ये वाइस प्रेसिडेंट रहे 14 अगस्त 1973। बाकी ये नूरुल अमीन के हवाले से ये भी पूछा जा सकता है कि ये हु वाज द शॉर्टेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर, तो वो भी नूरुल अमीन थे। शॉर्टेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर, तो ये पूछा जाए शॉर्टेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर, तो वो भी यही थे, नूरुल अमीन। और इसके
जो डेज थे वो तकरीबन इन्होंने 13 दिन जो है वो सर्व किया है। ठीक है, तो ये सबसे शॉर्टेस्ट सर्वे है इनकी सर्विसेज के हवाले से। बाकी मलक गुलाम मोहम्मद ये पाकिस्तान के थर्ड गवर्नर जनरल थे। ठीक है, मलक गुलाम मोहम्मद को अगर हम देखें तो ये थर्ड गवर्नर जनरल थे। बाकी सिकंदर मिर्जा ये फोर्थ गवर्नर जनरल थे, और गवर्नर जनरल के जो ही 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन आया तो ये फर्स्ट प्रेसिडेंट के तौर पे रहे। ठीक है, ये चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं, आप विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच पार्टी स्टार्टेड क्विट इंडिया मूवमेंट। तो ये किसने स्टार्ट की क्विट इंडिया मूवमेंट? तो ये क्विट इंडिया मूवमेंट को हम देखें तो ये कांग्रेस ने स्टार्ट की। तो ये कब स्टार्ट हुई? 8 अगस्त 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट। ये 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुई। और ये किसने स्टार्ट की, मतलब किसके इसका हेड कौन था? वो महात्मा गांधी साहब थे इसके हेड। ठीक है, महात्मा गांधी इसके हेड थे क्विट इंडिया मूवमेंट के। और ये बेसिकली किसके लिए थी? तो ब्रिटिश रूल को इंडिया में एंड किया जाए। ठीक है, फार टू एंड ब्रिटिश रूल, जो ब्रिटिश अंग्रेजों की हुकूमत थी, एंड ब्रिटिश रूल इन सब कॉन्टिनेंट और इंडिया, ये इनका मेन जो था ऑब्जेक्टिव था क्विट इंडिया मूवमेंट का। तो ब्रिटिश रूल को एंड करने के लिए ये लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं बाकी कायद आजम साहब ने इसके बदले क्या कहा था कि डिवाइड एंड क्विट। ठीक है, कायद आजम का अगर हम देखें तो वो उन्होंने क्या कहा था? डिवाइड एंड क्विट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जो मोपला अपराइजिंग रिवोल्ट मतलब हुआ इन 1921 में, जो मोपला अपराइजिंग हुई वो कब हुई? 1921 में, अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल पावर इन इंडिया वाज। तो ये कब हुई? टू लैंड सपोर्ट टू द खिलाफत मूवमेंट। तो इसने किस चीज को सपोर्ट किया? जो खिलाफत मूवमेंट थी उसको इसने सपोर्ट किया। ये मोपला अपराइजिंग कब हुई? तो ये 1921 में हुई। तो खिलाफत मूवमेंट कब स्टार्ट हुई? खिलाफत मूवमेंट का अगर आप देखें तो ये कब स्टार्ट हुई? ये 1919 में खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुई। और ये आपको पता होना चाहिए। और इसी के बदले मोपला अपराइजिंग हुई, और वो कब हुई? तो मोपला अपराइजिंग का क्वेश्चन सेपरेट से पूछ सकते हैं, तो वो 1921 में हुई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी कि सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। तो सेकंड जो गवर्नर जनरल थे वो ख्वाजा नाज़मुद्दीन थे। ये मोहम्मद अली जिन्ना साहब फर्स्ट थे, मतलब गुलाम मोहम्मद थर्ड थे, ख्वाजा नाज़मुद्दीन सेकंड थे, और सिकंदर मिर्ज़ा फोर्थ गवर्नर जनरल थे। ठीक है, तो ये सारे आपको पता होना चाहिए, टोटल है ही फोर्थ। तो ये फोर्थ के फोर्थ डिस्कस कर दिए गए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हयात जवेद रिटन बाय अल्ताफ हुसैन अली इज ऑन द लाइफ ऑफ। ये बेसिकली हयात जवेद जो है वो बायोग्राफी है सर सैयद अहमद खान साहब की। तो और ये लिखी किन्होंने है? अल्ताफ हुसैन अली साहब ने ये लिखी है, ये बायोग्राफी है सर सैयद अहमद खान साहब की। बाकी अगर हम देखें तो ये इन्होंने कब लिखी है हयात जवेद? ये 1901 में बाकायदा तौर पे पब्लिश हुई थी। अल्ताफ हुसैन अली को आपको अंग्रेज हुकूमत की तरफ से अल्ताफ हुसैन अली साहब को शमसुल उलमा का खिताब मिला। ठीक है, शमसुल उलमा का खिताब हुकूमत की तरफ से, अंग्रेज हुकूमत की तरफ से आपको मिला। ठीक है, तो ये शमसुल उलमा का खिताब किन को मिला? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये अल्ताफ हुसैन हाली साहब को मिला। बाकी इनकी एक और बायोग्राफी है, वो है यादगार गालिब। ठीक है, यादगार गालिब भी इन्हीं की ही है, अल्ताफ हुसैन हाली की। और वो 1897 में लिखी गई। ठीक है, 1897 में लिखी गई यादगार गालिब। वो भी किन की है? अल्ताफ हुसैन हाली की है। ठीक है, अल्ताफ हुसैन हाली साहब की है वो भी। तो इसके अलावा इनकी जो ये बायोग्राफी है किनकी? गालिब की। और ये यादगार गालिब अल्ताफ हुसैन अली साहब ने लिखी। बायोग्राफी किनकी है? गालिब साहब की। बाकी हयात सादी और मुसद्दस अली, बाकी जो इनके इम्पोर्टेंट वर्क हैं वो हयात सादी, जो कि सादी साहब की बायोग्राफी है, और मुसद्दस अली, तो ये भी इनकी ही इम्पोर्टेंट अगर वर्क्स देखें तो ये अल्ताफ हुसैन अली की लिखी हुई है। ठीक है, ये भी
अल्ताफ हुसैन अली साहब ने लिखी है। तो ये चार जो है इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं। ठीक है, तो ये इनके हवाले से आपको पता होना चाहिए। तो ये चार इंपॉर्टेंट वर्क्स आपने देख लेने हैं इनके, कोई भी किसी के एक ना एक वो पूछ लेता है तो आपको, लेकिन सारे पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कजाज़म मोहम्मद अली जिन्ना प्रेजेंटेड हिज 14 पॉइंट्स इन। तो ये इन्होंने कब पॉइंट किए 14 जो पॉइंट्स प्रेजेंट किए हैं, तो ये 14 पॉइंट्स इन्होंने मार्च 1929 को, ठीक है, मार्च 1929 को जो ये सेशन हेल्ड हुआ था, 14 पॉइंट जहाँ इन्होंने प्रेजेंट किए। तो वो सेशन किस जगह हुआ था, और ये दिल्ली में हुआ। ये 14 पॉइंट्स किसके रिस्पॉन्स में थे? ये रिस्पॉन्स था नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट के बदले में इन्होंने ये 14 पॉइंट्स फिर उसके रिस्पॉन्स में प्रेजेंट किए थे। ठीक है, तो ये 14 पॉइंट्स मार्च 1929। एक तो ये आपको पता होना चाहिए, सेशन कहाँ हुआ, दिल्ली में हुआ, और नेहरू रिपोर्ट के अगेंस्ट ये पेश किया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि द मुस्लिम डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट प्रेजेंटेड बाय द शिमला डेपुटेशन 1906 वाज इनकॉर्पोरेटेड इन। जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स की शिमला डेपुटेशन में मुस्लिम ने डिमांड की थी, वो कब एक्सेप्ट हुई? तो वो मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स में हुई थी। ठीक है, मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स में हुई, और वो कब हुई मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स? 1909 में। मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स के हवाले से देखें तो ये 1909 में हुई। शिमला जो डेपुटेशन था वो 1906 में गया था, किसकी क़यादत में? सर आगा खान की क़यादत में। और ये कितने मेंबर्स थे इसमें? 35 मेंबर थे। ठीक है, और इसके हवाले से आप देखें तो जो शिमला डेपुटेशन है वो 1906 है। जो शिमला कॉन्फ्रेंस है, शिमला कॉन्फ्रेंस अगर हम देखें तो वो कब हुई? तो वो 19 जून 1945 में। ठीक है, शिमला कॉन्फ्रेंस जून 1945 में। इसके अलावा हम देखें तो शिमला एग्रीमेंट है एक। ठीक है, ये तीन क्वेश्चन है यहाँ से। शिमला एग्रीमेंट, शिमला शिमला एग्रीमेंट जो है वो कब हुआ? वो 2 जुलाई 1972 को। ठीक है, शिमला एग्रीमेंट 2 जुलाई 1972 को हुआ। शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 जून में हुई। और शिमला जो डेपुटेशन है, यानी शिमला वफ्द जो गया, वो 1906 में गया। और ये शिमला कहाँ है, इंडिया के किस स्टेट में है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, इंडिया की स्टेट है हिमाचल प्रदेश, वहाँ शिमला लोकेटेड है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये किस स्टेट में है। तो ये हिमाचल प्रदेश प्रदेश में है। सिग्नेटरीज कौन थे शिमला एग्रीमेंट के? सिग्नेटरीज अगर हम देखें तो किन किन ने साइन की? तो पाकिस्तान वाली साइड से जुल्फकार अली भुट्टो साहब थे। ठीक है, जुल्फकार अली भुट्टो। और इंडिया की साइड से कौन थे? तो वो इंदिरा गांधी साहिबा थी। ठीक है, इंदिरा गांधी वो इंडिया साइड से थी, और पाकिस्तान वाली साइड से जुल्फकार अली भुट्टो। तो इनके दरमियान ये शिमला जो एग्रीमेंट है साइन हुआ। कब साइन हुआ? 2 जुलाई 1972 को साइन हुआ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच कंट्री टुक द कश्मीर डिस्प्यूट टू द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इंडिया जो है 1948 में, क्योंकि कश्मीर इशू पे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान वार हुई, तो इंडिया इस इशू को कहाँ ले गया? यूएनओ में, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में, 1948 में। और कश्मीर के रिलेटेड जो यूएनओ की रेजोल्यूशन है कश्मीर के रिलेटेड, तो वो यूएनओ की रेजोल्यूशन जो है वो कौन सी है? वो 39 है। ठीक है, यूएनओ रेजोल्यूशन 39 जो है वो कश्मीर के अबाउट है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी जो यूएनओ ने एस्टेब्लिश किया यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, ये इस रेजोल्यूशन के तहत कमीशन बना। और उस कमीशन का क्या था कि इस मसले को हल किया जाए, लेकिन अभी अनफॉर्चुनेटली अभी तक हल नहीं हो सका, लेकिन ये कमीशन यूएनओ का बना। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि द हिंदू लॉन्च स्वदेशी मूवमेंट टू बाइकॉट इंग्लिश मेड्स गुड्स इन द वेक ऑफ। तो ये पार्टीशन ऑफ बंगाल की बदले में उन्होंने ये स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च की। ये कब स्टार्ट हो गई थी? पार्टीशन ऑफ बंगाल के साथ ही स्टार्ट हो गई थी, 1905 में ही। और जी इसका जो रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया था,
जो रेजोल्यूशन इसका स्वदेशी मूवमेंट का अडॉप्ट किया गया था, वो कब किया गया? वो 1906 में। बकायदा कि हमने क्या करना है, बकायदा एक जो मतलब पेपर वर्क फ्रेम वर्क जो दिया गया, वो इसको हेड कौन कर रहे थे, यानी इसके फर्स्ट हेड कौन थे? वो बाल गंगाधर तिलक साहब थे। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। तो जो थे इसके फर्स्ट हेड थे। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको इस हवाले से। और उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी को अगर आप देखें तो वो कब हुई? वो 1867 में हुई उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी। और जलियांवाला वाला बाग इंसिडेंट ट्रेजिडी वो 1919 में आपके सामने ऑलरेडी ही मेंशन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इंडियन खिलाफत डेपुटेशन विजिटेड इंग्लैंड। तो उन्होंने इंग्लैंड को विजिट किया, तो कब विजिट किया? ये पता, विजिटेड इंग्लैंड टू पुट देयर व्यूज बिफोर लॉर्ड जॉर्ज इन। तो ये इंडियन जो खिलाफत डेपुटेशन था, उन्होंने कब विजिट किया जॉर्ज के सामने? तो वो 1920 में। ठीक है, 1920 में इन्होंने विजिट किया। तो ये ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे। लॉर्ड जॉर्ज कौन थे? ये ब्रिटिश पीएम थे, ब्रिटिश पीएम। और ये कब से कब तक रहे? ये 1916 से 1920 तक ब्रिटिश के पीएम रहे। इनके हवाले से आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है क्वेश्चन जी? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इलामा इकबाल गेव हिज आइडिया ऑफ ए कंट्री फॉर इंडियन मुस्लिम्स इन दिसंबर 1930। तो इन्होंने कब ये दिसंबर 1930 में आइडिया दिया मुस्लिम्स के लिए, मुसलमानों के लिए अलहदा मुल्क का? तो वो आला आबाद का जो एड्रेस था, ठीक है, वहाँ उन्होंने ये आइडिया दिया। और वो एड्रेस कब हुआ? वो दिसंबर 1930 में हुआ। तो ये जो आला आबाद है, ये किस स्टेट में है? ये पता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, इंडिया की स्टेट है उत्तर प्रदेश, तो वहाँ ये इलाहाबाद लोकेटेड है। ठीक है, तो ये था इलामा इकबाल के एड्रेस के हवाले से। और इसमें उन्होंने डिमांड की इंडियन मुस्लिम्स के लिए फॉर अ सेपरेट कंट्री का जो आइडिया दिया, वो उन्होंने दिया। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। और होप सो आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। बस आपसे यही है कि वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बाकी अपनी तैयारी जारी रखें। इंशाल्लाह डेली बेसिस पे आपके पास वीडियोस आ रही हैं और आती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। फाटू।